हाय एवरीवन। सो हमारा यूनिट सेकंड में यूनिट सेकंड का जो सेकंड पैराग्राफ है वो शुरू होता है हैमिल्टोनियन से और हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन या फिर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले कहाँ पे है। सबसे पहले हैमिल्टन के बारे में जानने से पहले ये समझ लेते हैं जनरलाइज मोमेंटम एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेट। वैसे ये हमने लाग्रांजियन में पढ़ा है, डेफिनेशन सेम है, बट फिर भी यहाँ पर वापस से है क्योंकि आपके 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन जनरलाइज मोमेंटम, डिफाइन साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो मान लीजिए एक हमारे पास, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना है। मान लीजिए कोई फ्री पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, सिर्फ काइनेटिक होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी ले ली। अगर हम इसका एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी हैव डेल टी बाय डेल एक्स डॉट विच इज इक्वल टू एम एक्स डॉट, जो कि पी हो जाता है। ओके, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो केवल x का फंक्शन है, तो डेल v बाय डेल एक्स डॉट कितना होगा, 0। ओके, ऐसे सिचुएशन में आप इस p के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी v का रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, और ये हमारे पास होता है l। तो ये p का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं वैसे भी। नाउ अगर हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट x है, अगर वो q के से रिप्रेजेंट किया जाए तो p का जो एक्सप्रेशन है वो कितना आ जाएगा, डेल l अपॉन डेल q के डॉट। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मोमेंटम, कैनोनिकल मोमेंटम या फिर जनरलाइज मोमेंटम। तीनों की डेफिनेशन सेम है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये तो आपका हो जाता है। अब हम जानते हैं कि लाग्रांजेस इक्वेशन हमारे पास ये होती है, करेक्ट। ऐसे सिचुएशन में अगर हम हमने देखा अभी भी पीके का एक्सप्रेशन ये है, तो लाग्रांजेस इक्वेशन के अंदर हम डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट की जगह पीके रखें तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा माइनस डेल बाय डेल क्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ से पीके डॉट का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाता है। अब आपकी डेफिनेशन शुरू होती है साइक्लिक कोऑर्डिनेट की। अगर मान लीजिए एल जो है किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट क्यूके का फंक्शन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला पार्ट 0, और अगर ये 0 होते ही आपका पी डॉट 0, और अगर पी डॉट 0 हो गया तो आपका पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में लाग्रांजियन फंक्शन में जब भी क्यूके नहीं होता है तो उसका जो पीके होता है वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। इस कोऑर्डिनेट क्यूके को हम साइक्लिक या फिर इग्नोरेबल कहते हैं, जो कि मैंने यूनिट 1 में बता रखा है। एग्जाम्पल में ये पोलर से भी समझा रहा है। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर एल हमारे पास ये होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें थीटा कहीं भी नहीं है, थीटा का फंक्शन है ही नहीं। आर डॉट है, थीटा डॉट है, बट थीटा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जो पी थीटा होगा, जो कि डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट होगा, वो आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है बस ये तो था जनरलाइज मोमेंटम और साइक्लिक। हमें पढ़ना है हैमिल्टोनियन। ध्यान रहे, हमें पढ़ना है हैमिल्टोनियन, सेकेंड यूनिट का सेकेंड पैराग्राफ। तो आपके पास हैमिल्टोनियन और हैमिल्टन्स इक्वेशन, ये सबसे पहले आपके पास आता है हैमिल्टोनियन। एच क्या होता है, तो हैमिल्टोनियन जो होता है वैसे सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, बट वो कैसे होती है देख लेते हैं। एल हमारे पास किसका फंक्शन है, क्यू डॉट और टी का। अगर इस एल का हम टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो सबसे पहले एल का इधर तो आ जाएगा डी एल बाई डी टी, इधर एल का पहले क्यू के रिस्पेक्ट में करो, फिर क्यू का टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर एल का क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में करो, क्यू डॉट को टाइम में, फिर एल का टी के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, लाग्रांजेस इक्वेशन से हम जानते हैं डेल अपॉन डेल क्यू किसके बराबर होता है, डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू जो है, मतलब ये जो वैल्यू मिली है ये कहाँ पर पुट कर सकते हैं हम, यहाँ पर इस जगह, क्योंकि ये डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट है, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो ये फॉर्म ले लेगी। मैंने वैल्यू पुट करी है, और डी क्यू अपॉन डी टी जो था उसको यहाँ पे क्यू डॉट से रिप्लेस किया गया है इस जगह। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर यस ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को मिला के ये टर्म लिखा जा सकता है। कैसे, इसको एक्सपांड करो, इसमें दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है आपका क्यू डॉट, सेकेंड फंक्शन आपका डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी जब इस पे अप्लाई करेंगे तो एक बार डी क्यू डॉट अपॉन डी टी हो जाएगा, उस टाइम पे सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टेंट रखना है, प्लस सेकेंड फंक्शन का हो जाएगा, मतलब क्यू डॉट को कांस्टेंट रख लीजिए और सेकेंड फंक्शन पे अप्लाई कर दीजिए डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। अब ऊपर वाली इक्वेशन में ये जो टर्म आपको मिला है ये तो मिला है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, और ये जो फंक्शन है डी बाई डी टी ये आपको मिला है यहाँ पे, क्यू डॉट है साथ में, ये दोनों कंबाइन करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब क्या करना है आपको, डेल एल अपॉन डेल टी को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिए, वो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रख दिया, और इस डी एल बाई डी टी को अंदर राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका डी बाई डी टी और इसका डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। ये जो ब्रैकेट का टर्म होता है इसे हम एनर्जी फंक्शन बोलते हैं, और इसे स्मॉल एच से अगर डिनोट करें तो ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का डेल है अपॉन डेल टी। करेक्ट,
ये मिल गया हमें। अगर मान लीजिए एल जो है वो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता है तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी और सिचुएशन में आपके पास एच क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इस एच को हम बोलते हैं जैकोबीज इंटीग्रल या फिर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द मोशन। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि अभी अभी हमने ऊपर देखा था, वीडियो को बैक करके देखिए, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट होता है पी के डॉट। तो हमारे पास जो एच है उसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास था समेशन क्यू डॉट डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। इस डेल एल अपॉन डेल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी के लिख सकते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट वाली टर्म ये आ जाएगी और राइट हैंड साइड में माइनस का डेल एल अपॉन डेल टी। अब जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसे हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन एच, जो आपके सिलेबस में दे रखा है हैमिल्टोनियन। तो ये एच जो होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। इस एच को हम किसका फंक्शन मानते हैं, पी क्यू टी। अब आप सोचोगे कि कैसे बोल रहे हो आप, क्यू डॉट आ रहा है यहाँ पे, तो नहीं, जब इस एच को हम एक्सपांड करेंगे एल को भी रखेंगे, यानी ये पी क्यू डॉट है माइनस एल, जब एल का पूरा एक्सप्रेशन रखते हैं तो क्यू डॉट वाला टर्म यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्यू डॉट वाले टर्म को हम पी के टर्म में रख के एच के अंदर क्यू डॉट नहीं दिखता है। अभी थोड़ी देर बाद ये समझाऊंगी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो एच आपका जो है वो पी और क्यू और टी का फंक्शन होता है। ओके, अब ये हैमिल्टोनियन जो है ये टोटल एनर्जी कैसे है ये हमें देखना है। तो एनीवेज अगर ये एच है और एल आपके पास टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगा, तो उस सिचुएशन में एच आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब इस एच का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, हमें पता है कि हमारा जो पीके होता है वो पीके हमारा क्या होता है, वैसे कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए वैसे तो डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट होता है, एल की वैल्यू रखते हैं, वी वैसे ही क्यू डॉट पे डिपेंड नहीं करता, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट। अब जो एच हमारा आ जाता है उसमें आप क्या पीके की जगह रख सकते हो, इस पीके की जगह आप रख सकते हो डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट, और बाकी सारे दो टर्म एज इट इज मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। ठीक है, नाउ टी जो है ये डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम जानते हैं टी होता है 1/2m वी स्क्वायर, वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्यू डॉट स्क्वायर। ऐसी सिचुएशन में डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट अगर मैं निकालूं तो इसका मुझे मिलेगा एम क्यू डॉट, करेक्ट। और इस डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट को मैं क्यू डॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लिखना पड़ेगा एम क्यू डॉट स्क्वायर, और एम क्यू डॉट स्क्वायर यहां से निकालो कितना मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ टी के इक्वल आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये इतना जो फंक्शन है यही हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, देखो। तो इसको आप लिख सकते हो 2t। तो h की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई आपकी, 2t माइनस एल, करेक्ट। तो यहां से देखिए h आपके पास आ जाएगा 2t माइनस एल, और l की वैल्यू पुट करो तो h आ रहा है t प्लस वी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल विच इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी, जो कि कांस्टेंट होगी। तो हैमिल्टोनियन जो है वो कुछ नहीं, वो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है हैमिल्टन्स इक्वेशन। एच मैंने आपको बताया था क्यूपीटी का फंक्शन होता है। अगर हम टोटल डेरिवेटिव लेते हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू नथिंग, हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं हम टी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं या क्यू के रिस्पेक्ट में, सिंपली एच का ले लो डीएच। अगर एच का ले रहे हो डीएच तो यहाँ पर एच का पहले क्यू के रिस्पेक्ट में लो और फिर क्यू का भी टोटल, फिर एच का पी के रिस्पेक्ट में लो, पी का भी टोटल, फिर एच का टी के रिस्पेक्ट में लो और टी का भी टोटल। ठीक है, अब ये वाली चीज काम की नहीं है इसलिए इसको क्रॉस कर दो, ये बस बता रहा है कुछ पर जरूरत नहीं है हमें, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं इसकी, बताती हूँ क्यों। एच हमारे पास था ये, करेक्ट। इस एच का भी टोटल डेरिवेटिव लो तो एच का हो जाएगा डीएच। यहाँ दो फंक्शन है पी और क्यू डॉट, तो एक बार क्यू डॉट को रहने दिया, पी का कर दिया, पी को रहने दिया, क्यू डॉट का कर दिया, और एल का हो जाएगा माइनस का डीएल। ओके, यहाँ पे लेकिन हम जानते हैं कि जो एल है वो किसका फंक्शन है, क्यू, क्यू डॉट और टी का, तो यहाँ से भी डीएल निकालते हैं। तो पहले एल का क्यू के रिस्पेक्ट में किया, फिर क्यू का खुद का, फिर एल का क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में किया, क्यू डॉट का खुद का, फिर एल का टी के रिस्पेक्ट में किया, टी का खुद का। और हम जानते हैं कि पी के डॉट होता है ये और पी के होता है ये, अभी पढ़ा है आप, फिफ्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन यहाँ पे देख भी लीजिए, मतलब वैसे चैप्टर 1 में ही कर रखा है बट इस वाले पे एक्सप्रेशन में भी कर रखा है। चलिए, तो ऐसी सिचुएशन में ये टर्म हो जाएगा पी डॉट और ये टर्म हो जाएगा पी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म में, पी डॉट और पी और राइट वाला। अब हम ये डीएल की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 34 में, जो कि ये, यानी ये डीएल उठा के इस जगह रख दो, इस जगह रख दोगे तो क्या मिलेगा, पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, समेशन क्यू डॉट डीपी प्लस समेशन पी डी क्यू डॉट माइनस, अब डीएल की जगह ये रख रही हूँ, ठीक है, तो माइनस का समेशन पी डॉट डी क्यू, ये वाला रखा है, अब ये वाला रख देते हैं, माइनस समेशन पी डी क्यू डॉट, और ये भी माइनस का आ जाएगा, माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी। आप देख पा रहे हैं पी डी क्यू डॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 2 और 3 तीन इक्वेशन बचेगी जो यहाँ इक्वेशन 36 में दिख रही होगी आप। अब इक्वेशन 36 को हम कंपेयर करेंगे किससे, 33 से, तो 33 में भी देख लो अब एक बार,
33 कहाँ गया? यस, ये इक्वेशन 33 के अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? DH है। 36 में भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में DH मिला है, इसलिए राइट हैंड साइड में भी कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो राइट हैंड साइड में आप देखो, जो हमें 36 अभी दिखाऊंगी वहां पर भी DQ है, वहां पर भी DP है और वहां पर भी DT है और लेफ्ट हैंड साइड में DH है। 33 के अंदर भी हमें ये मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम 33 और 36 में कंपेयर कर लेते हैं और उनको इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने से हमें मिलेंगे ये 3 टर्म। इसमें भी देखो DP है, DQ है और DT है और लेफ्ट साइड में, तो बस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंपेयर करेंगे तो ये 3 इक्वेशन मिलती है और इन 3 इक्वेशन को हम बोलते हैं हैमिल्टन इक्वेशन। ये आपकी यूनिट 2 के अंदर सेकंड पैराग्राफ में डायरेक्टली दिया हुआ है। इसे हम हैमिल्टन इक्वेशन भी कहते हैं या हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। बाकी ये चीजें हम नहीं करनी है। अब हाँ, आपको हैमिल्टन इक्वेशन जो है वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना है, कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में, पोलर में, 4 में करना है। मैं सिर्फ एक को डिटेल से समझाऊंगी, बाकी आपको खुद को करना है। कार्टेशियन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सबसे पहले लाग्रांजियन बनाना होता है। लाग्रांजियन बनाने के बाद हमें क्या करना होता है? देखो, लाग्रांजियन फंक्शन होता है Q, Q डॉट और T का। हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है Q, P और T का। इसका मतलब आपको बस ये वाले फंक्शन के फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन है, आपको उसको Q को नहीं छेड़ना, T को, बस जो Q डॉट है उसको आपको किसके टर्म में लाना है? P के टर्म में। इसलिए हम छेड़छाड़ सिर्फ Q डॉट के साथ करते हैं। तो हमें P का फॉर्मूला चाहिए जो कि Q डॉट के टर्म में आ जाए, तो इसलिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं P का, जनरलाइज मोमेंटम का। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या है? एक्स वाई जेड है, तो पी एक्स आपके पास हो जाएगा ये डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। अब एल आपके पास ये है, एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, यू विल गेट एम एक्स डॉट। ठीक है, अब यहाँ से एम एक्स डॉट को जब पी एक्स के बराबर रखते हैं तो यहाँ से एक्स डॉट की वैल्यू निकालिए। क्यों? क्योंकि हमें क्यू डॉट को हटाना है, तो क्यू डॉट को किसके टर्म में लाना है? पी के टर्म में। इसलिए यहाँ से जो एक्स डॉट है वो किसके टर्म में आएगा? पी एक्स के टर्म में आ जाएगा। तो एक्स डॉट आपका ये निकल जाएगा, सिमिलरली आपका वाई डॉट ये आ जाएगा और सिमिलरली आपका जेड डॉट ये आ जाएगा। अब हमें हैमिल्टोनियन निकालना है। हैमिल्टोनियन हमारे पास होता है ये। अब इसमें देखिए समेशन लगा हुआ है के पे, और हमारे पास यहाँ पे के अंदर क्या क्या है? क्यू में हमारे पास क्या है? एक्स वाई जेड है, तो के की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई जेड। तो समेशन लगा के ओपन करो तो पी एक्स से मल्टीप्लाई, पी वाई से मल्टीप्लाई और पी जेड से मल्टीप्लाई। तो ये एच हमारे पास हो जाएगा पी एक्स डॉट, माइनस का एल था, एल की वैल्यू हमने अभी भी रख दी। अभी भी आप देख पा रहे हो एक्स डॉट आ रहा है, हमें एक्स डॉट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस एक्स डॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एक्स डॉट की वैल्यू आई थी हमारे पास पी एक्स अपॉन एम, तो वो एक्स डॉट की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, वाई डॉट की वैल्यू यहाँ रख दी, जेड डॉट की वैल्यू यहाँ रख दी। आई होप इट इज क्लियर। और ये एक्स डॉट है, एक्स डॉट की वैल्यू भी हमने यहाँ रख दी, वाई डॉट की वैल्यू हमने यहाँ रख दी और जेड डॉट की भी हमने यहाँ रख दी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m नेगेटिव में है और पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम पॉजिटिव में है। सॉल्व करेंगे एच ही आ जाएगा। नाउ यू कैन सी कि एच में क्या है? एक तो आपके पास एक्स वाई जेड है मतलब क्यू है, पी एक्स पी वाई पी जेड है यानी कि पी है, और ये कंजर्वेटिव सिस्टम इसलिए टाइम नहीं आया, नहीं तो इसमें टाइम भी आ जाता। इसलिए मैंने उस वक्त प्रीवियस थोड़ी देर पहले कहा था कि एच को हम क्यू पी टी का फंक्शन बोलते हैं, उसमें क्यू डॉट नहीं आता है। हैमिल्टन की इक्वेशन हमने दिखी थी ये और ये थी, टी वाली हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि टी हमारे पास आ भी नहीं रहा है। तो अगर हैमिल्टन की इक्वेशन लिखी है तो क्यू डॉट है, तो पहले देखो एक्स डॉट आ जाएगा और डेल एच अपॉन डेल पी एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास एच का एक्सप्रेशन ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन पी एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के अंदर कितना जाएगा? 2 पी एक्स अपॉन 2m आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पी एक्स अपॉन एम। तो डेल एच अपॉन डेल पी एक्स कितना आ जाएगा? पी एक्स अपॉन एम आ जाएगा। तो एक्स डॉट की वैल्यू में ये मिलेगी, करेक्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या थी? यहाँ से ये वाली इक्वेशन जो है वो हमने अप्लाई यहाँ पर करी है, यहाँ पर, तो यहाँ से हमें पी एक्स डॉट की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली वाई और पी वाई डॉट, जेड डॉट और पी जेड डॉट, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इसने कैसे निकाली है? इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखिए, एक्स वाला ले लेती हूँ, एक्स वाला क्या आया था हमारे पास? ये यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, हमें पी एक्स डॉट क्या मिला है? माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, और पी एक्स डॉट को हम क्या लिख सकते हैं? एम एक्स डॉट का ऊपर डॉट, क्योंकि पी एक्स क्या होता है? एम एक्स डॉट होता है, एम वी होता है ना, और उसके ऊपर डॉट लगा तो डबल डॉट आ जाएगा, तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला पार्ट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन, इसलिए हम इसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। तो एक्स में आ गया, वाई में आ गया और जेड में आ गया। अब पोलर कोऑर्डिनेट में मैं डायरेक्टली एल से शुरू कर रही हूँ। एल हमारे पास हमने यूनिट 1 में देखा, पोलर कोऑर्डिनेट में एल ये होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें आर डॉट नहीं चाहिए, थीटा डॉट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे पी आर निकाल लेते हैं, पी थीटा निकाल लेते हैं, और पी आर पी थीटा के एक्सप्रेशन से हम आर डॉट और थीटा डॉट निकाल लेते हैं, जो सेम टू सेम आपको करना है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप ये खुद कर सकते हैं। फिर हमें एच का एक्सप्रेशन लेना है। एच में इस बार हमारे पास के क्या है? के हमारे पास है या तो आर और थीटा, तो पी आर इंटू आर,
पी थीटा इंटू थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। माइनस एल का एक्सप्रेशन रख दिया। अब इसमें आर डॉट की एक्सप्रेशन ये रहा, आर डॉट की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दीजिए, थीटा डॉट आपके पास है तो थीटा डॉट का आप यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास आर डॉट और थीटा डॉट हट जाएंगे, पी आर और पी थीटा के टर्म में आपको एच मिल जाएगा। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट निकालना है तो वही आर डॉट आ जाएगा और एक पी आर डॉट आ जाएगा, इसी तरह से थीटा डॉट आ जाएगा और पी थीटा डॉट आ जाएगा। सिलेंड्रिकल में हमारे पास लैग्रांजियन होता है, ये पढ़ रखा है हमने, तो वहां से भी पी आर और थीटा डॉट निकालना है, और जेड वाला जेड डॉट थीटा डॉट और आर डॉट निकालना है। फिर हैमिल्टनियन के अंदर रखना है, इस बार आर थीटा जेड आ जाएगा, तो ओपन करेंगे तो हैमिल्टनियन का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, आर डॉट की वैल्यू आप एक तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, एक आर डॉट की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, थीटा डॉट आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, जेड डॉट आपके पास एक यहाँ आ जाएगा और जेड डॉट आपके पास यहाँ आ जाएगा, रखेंगे सॉल्व करेंगे एच आ जाएगा। हैमिल्टन की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, ये दोनों इक्वेशन होती है, तो एक तो आपको आर डॉट और ये पी आर डॉट, थीटा डॉट और ये पी थीटा डॉट, जेड डॉट और ये पी जेड डॉट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर लैग्रांजियन हमने पढ़ा हुआ है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लैग्रांजियन ये होता है, आर थीटा फाई होता है, तो इस बार वही है, आर डॉट निकाल लो, थीटा डॉट निकाल लो और फाई डॉट निकाल लो। आप फॉर्मूला आपको पता है यही लगाना है, डेल आर अपॉन डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। एच को रखना है, सॉल्व करना है, ये लंबा आ गया, और सारी आर डॉट की वैल्यू तो यहाँ पर जाएगी, एक यहाँ पर जाएगी। सिमिलरली थीटा डॉट की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास एच आ जाएगा, फिर ये इक्वेशन आपको यहाँ पर लगानी है, और फिर आपके पास आर डॉट थीटा डॉट फाई डॉट पी आर डॉट पी थीटा डॉट पी फाई डॉट, ठीक है। हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स में आपके पास जो एग्जांपल है वो भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सपोज आपको पूछ लिया जाए एच क्या होता है, तो टी आपके पास ये आ गया, वी आपके पास ये होता है। सबसे पहले आपको लैग्रांजियन निकालना होता है, और लैग्रांजियन के बाद आपको पी निकालना होता है, किसके टर्म में, एक्स डॉट के, वहां से आपको एक्स डॉट मिल जाता है। जैसे ही आपको एक्स डॉट मिलता है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसमें एक्स डॉट आ रहा था, उस एक्स डॉट को आप पी के टर्म में रखते हैं, और वी आपके पास है, हैमिल्टोनियन कितना होता है टी प्लस वी, तो टी प्लस वी आ जाएगा। और इक्वेशन में आपके पास एक तो एक्स डॉट की इक्वेशन मिलेगी आपके पास, और एक आपके पास पी एक्स डॉट का एक्सप्रेशन मिलेगा, तो ये पी एक्स डॉट की इक्वेशन है, ठीक है। बस सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ पी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 5, जो जैसे ही आपके पास ये पी एक्स आ जाता है, इसके अंदर आपको क्या रखना है, पी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से ये रहा पी एक्स, ये पी एक्स आप यहाँ रखते ही आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को आप डिराइव कीजिए यूजिंग हैमिल्टोनियन, तो आपको ये वाला करना है, ठीक है। चलिए, मोशन ऑफ पार्टिकल इन सेंट्रल फोर्स फील्ड, सेंट्रल फोर्स फील्ड में ये रूल होता है, एफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव का नेगेटिव, और ये जो होता है इसको एक स्पेशल केस है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ में मैंने बता रखा है माइनस का के अपॉन आर स्क्वायर या प्लस का के अपॉन आर स्क्वायर लेते हैं, तो इस एग्जांपल में ये माइनस का के अपॉन आर स्क्वायर, तो ये फोर्स है ये भी फोर्स है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, ये कैसे आ जाएगी, डेल वी बाय डेल आर आपके पास आ रहा है के बाय आर स्क्वायर, तो डेल वी आपके पास आ जाएगा के बाय आर स्क्वायर डेल आर, दोनों को इंटीग्रेशन दे दो, तो v आपके पास आ रहा है के वन अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन अपॉन आर इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास v की वैल्यू आ रही है माइनस का के बाय आर। और हमारे पास लैग्रांजियन पता है, लैग्रांजियन हमें पता है क्योंकि सेंट्रल फोर्स जो होता है वो प्लेन में लिया जाता है, तो t माइनस वी, तो ये हो जाएगा t माइनस वी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पी आर और पी थीटा निकालते हैं, तो पी आर का फॉर्मूला लगाया और पी थीटा का फॉर्मूला लगाया, पी आर वाले फॉर्मूले से आर डॉट मिल गया, पी थीटा वाले फॉर्मूले से थीटा डॉट मिल गया, और यही वैल्यू उठा के हमें एच में रखनी है, एच होता है टी प्लस वी, तो सिंपली पहले टी प्लस वी कर लो, तो टी प्लस वी कर लिया, लेकिन टी तब से पहले ये रखना है, आर डॉट में रखना है, फिर आर डॉट की वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे, थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, और ये माइनस के बीच में केवल प्लस का साइन करना है, तो आपके पास एच आ जाएगा। एच आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्यू डॉट और पी डॉट की इक्वेशन लगानी है, क्यू डॉट में आपके पास एक बार आर थीटा आर डॉट रखना है, एक बार थीटा डॉट, पी के अंदर पी आर डॉट रखना है और एक बार पी थीटा डॉट, वो हैमिल्टन की इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। पोज कीजिए, खुद कीजिए, एग्जाम्पल में इतना डिटेल से नहीं समझाऊंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर आप पास आता है तो वो आप लैग्रांजियन से ही समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने लैग्रांजियन भी किया था, इफ यू रिमेंबर हमने लैग्रांजियन निकाला था, चार्ज पार्टिकल इन मूविंग इन ईएम फील्ड, है ना। तो इस बार हमारे पास एल ही आ जाएगा, हम के टर्म में रख देते हैं, तो देखो टी तो हमारे पास होता है 1/2 m वी के स्क्वायर, क्यू फाई जो नेगेटिव में है वो यहाँ एज इट इज लिखा हुआ है, और इसको वेक्टर फॉर्म में हटा देते हैं, तो ये सिंपली वी के ए के आ जाएगा, तो क्यू वी के ए के आ जाएगा, के एक्स वाई जेड हो सकता है, तो पी के निकालते हैं, सबसे पहले पी के आ जाएगा, ये क्यू के डॉट को हमने रख दिया वी के, और वी के आपके पास एल यहाँ पे है, आप वी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो एक तो इसका हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम वी के, और एक यहाँ से वी के रेस्पेक्ट में क्यू ए के आ जाएगा, क्यू ए के, फाइव में कहीं वेलोसिटी है ही नहीं तो आएगा ही नहीं,
अब आप एच निकालिए। एच में आपके पास पी के इंटू क्यू के है, पी के आप यहाँ से निकाल चुके हो, ये जो पी के है इसी को किससे मल्टीप्लाई करना आपको, क्यू के डॉट से मल्टीप्लाई, क्यू के डॉट कितना होता है वी के, तो इसी को आप वी के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आ जाएगा माइनस का एल, एल आप उठा के यहाँ से डाल दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, वापस ये क्यू के वी के को इन्होंने क्या लिखा है, क्यू वी डॉट ए लिख दिया है, तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। अभी हम इसको एच को रुक नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि एच किसका फंक्शन आ रहा है, वेलोसिटी का आ रहा है, हमें वेलोसिटी हटानी है, तो वेलोसिटी हटाने के लिए हमने देखो यहाँ पर क्या किया है, ये वीके क्या था, पीके वीके यहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से पीके हमारे पास कितना था, एम वी के प्लस क्यू ए के, यहां से आप वी के निकालो तो कितना हो जाएगा, पी के माइनस क्यू ए के अपॉन एम, वो कितना हो जाएगा वी के, तो वी के की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, ये देखो वी के की वैल्यू, और ये वी के की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए ताकि आपको एच मिल जाए, और वेक्टर फॉर्म में यहाँ सिंपली पी वेक्टर माइनस क्यू ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, 3D में करना है तो ये वेक्टर फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, डार्क यानी बोल्ड करके लिखा हुआ मतलब वेक्टर है। और हैमिल्टन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो होता है क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी, तो क्यू डॉट कितना होता है वेलोसिटी, तो वी के इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी के, और एच आप यहाँ से रखेंगे पी के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट, तो यहाँ से वेलोसिटी के टर्म में ये आ जाएगा। सिमिलरली पी के डॉट हो जाता है माइनस एच, तो यहाँ से आपके पास ये मिल जाएगा, 3D में कर रखा है। कंपाउंड पेंडुलम के लिए एल हम यूनिट 1 में देख चुके हैं, सिंपली एल पता है और ये केवल थीटा का फंक्शन है, तो केवल जनरलाइज मोमेंटम आपको पी थीटा निकालना है, फिर आपको एच लेना है, एच के अंदर पी थीटा थीटा डॉट आ जाएगा, और एल की वैल्यू रख दी है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि थीटा डॉट को हटाया, थीटा डॉट यहाँ से निकाल लीजिएगा, थीटा डॉट आपके पास हो जाएगा पी थीटा अपॉन आई, वही थीटा डॉट आपने यहाँ से उठा के यहाँ रखा है, तो आपके पास ये एच आ जाएगा। फिर आपको इक्वेशंस लगानी है, एक थीटा डॉट में आ जाएगी, एक पी थीटा में आ जाएगी, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, इसी के अंदर रखा है ये पी थीटा जो है, पी थीटा है, यहाँ से आप क्या करेंगे, यस पी थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से निकालो, यहाँ से पी थीटा कितना आ रहा है, आई इंटू थीटा डॉट, ये पी थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ रख देते हो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा की जगह आप सिंपली थीटा करो, और यही इक्वेशन हमें लैग्रांजियन में मिली थी, और यही यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, जो कि ये मिल गया है। 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बस एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर आ जाएगा, जो इक्वेशन एक्स में चल रही थी वो सारी वाई में भी आ जाएगी, तो ये आप खुद समझिए, और ये इक्वेशन दो दो आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ जाएगी आपके पास, पोलर कोऑर्डिनेट में भी दो कर रहा है, तो दो में सेम टू सेम है, बस एक्स और वाई की जगह आपके पास आ जाएगा आर और थीटा, ये भी आपके पास आ जाएगा। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो। क्वेश्चन ऐसा आएगा, हैमिल्टोनियन फॉर अ सिंपल पेंडुलम एंड डिड्यूस इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टोनियन लिखना है, तो हमें पता है सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रांजियन में हमने कर रखा है, निकाल रखा है, लैग्रांजियन ये आता है, यूनिट 1 में निकाल रखा है, तो एल आने के बाद हमारा काम क्या होता है, एक ही वेरिएबल है पी थीटा, तो पी थीटा आ जाएगा, फिर हम एच निकालते हैं, एच में से जहां पर थीटा डॉट आ रहा है उसको एलिमेंट करते हैं, तो यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, और वो थीटा डॉट की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रखनी है, तो आपके पास ये आ जाएगा एच, एच आते ही हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगा, जो भी हमारे पास एच आएगा उसमें हम हैमिल्टन की इक्वेशन डाल देंगे, ये देखिए, ठीक है, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। स्प्रिंग मास अरेंजमेंट के लिए भी कुछ नहीं है, ये एल था, ये अभी अभी हमने किया है, सेम टू सेम है, अभी जो हमने ऊपर किया था ना, किसके लिए किया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो एल ये लेके चले थे, तो एच निकालना है टी प्लस वी करके, और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन रखना है, ये नहीं आएगा, ये मत कीजिए, ये कभी पूछा भी नहीं गया है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी प्रोजेक्टाइल भी नहीं पूछा गया है कभी, तो वो भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं पूछा गया है, ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में, ओके दैट्स इट। तो दो टॉपिक ही हमने किए हैं यूनिट सेकंड में इस लेक्चर में, हैमिल्टोनियन क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या, जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और हैमिल्टन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, उनका डेरिवेशन और उनके एप्लीकेशन, ये इतना हमने कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं हैमिल्टन के वेरिएशनल प्रिंसिपल पे, तो वो देखते हैं हमारे पास कौन से पेज में मिलेगा, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, लैग्रांजियन हो गया, हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स हो गया, टू बॉडी सेंट्रल फोर्स वेरिएशन में 138 पे है, 138 पे है, तो ये
150 के आसपास मिलेगा हमें, यस 138, 138, वेट 138 चाहिए ना हमें, हाँ 138। अब देखो इसमें आपका क्वेश्चन क्या आएगा, ये आयलर लाग्रांज इक्वेशन जो है ये मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन तो यूज करेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ इसका एक्सप्रेशन बता दूंगी क्योंकि वो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो हमारे पास हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या है, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले वो आपको समझना है ना। अगर मान लीजिए आपके पास डायरेक्टली मैं उस फंक्शन पे उसके एक्सप्रेशन पे आ जाती हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये देखो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या होता है, आपके पास लाग्रांजियन इक्वेशन ये होती है और ऊपर जो ये मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे पास आपको सीधा स्टार्ट ये करना है कि अगर मान लीजिए एक इंटीग्रल, हम एक इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्शन इंटीग्रल, तो एग्जाम में आप ये लिखेंगे कि सपोज द एक्शन इंटीग्रल विच इज डिफाइंड एज एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से x2 LDT। ये कोई एक्शन इंटीग्रल है जिसमें इस इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टन का प्रिंसिपल फंक्शन भी बोलते हैं, यानी इसे ही आप एक्शन इंटीग्रल कहते हो और इसे ही आप हैमिल्टन का प्रिंसिपल फंक्शन कहते हो, जो कि एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। अगर एक वेरिएशन लेते हैं हम, इसमें वेरिएशन का मतलब इसके आगे डेल्टा लगा दो, तो ये डेल्टा एस जो है तो इसके आगे डेल्टा लग जाएगा, यहाँ पे ये डेल्टा लग गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमेशा 0 आता है किसके लिए, करेक्ट पाथ के लिए, यानी आपका सिस्टम जो एक्चुअल पाथ फॉलो करेगा, सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के 1000 रास्ते हैं, उसमें से जो करेक्ट पाथ होगा उसके लिए आपको इसका वेरिएशन हमेशा 0 मिलेगा। यही हैमिल्टन का प्रिंसिपल है। तो यहां देखिए, इट मींस द मोशन ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम टाइम t1 टू t2, क्योंकि ये t पे आ गया ना, लिमिट t पे लग गई, तो आपका t1 टू t2 होना चाहिए, ये इनको भी x1 से x2 नहीं लगाना चाहिए, t1 से t2 ही होना चाहिए। तो आपका मोशन ऑफ सिस्टम जो है वो t1 से t2 तक इस तरह से होता है कि जो लाइन इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल जो है इट हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। क्यों, अगर कोई वैल्यू 0 आती है, किसी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो उस s की वैल्यू या तो मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है या फिर कांस्टेंट होती है, तभी उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो इसलिए उसने एक वर्ड यूज कर लिया है स्टेशनरी, जिसमें ये एक्सट्रीमम सारे आ जाते हैं। इट हैज अ स्टेशनरी वैल्यू फॉर द करेक्ट पाथ ऑफ द मोशन। करेक्ट पाथ ऑफ द मोशन के लिए अगर ये इंटीग्रल जो लाइन इंटीग्रल जो है इसकी वैल्यू 0 आती है, तो मतलब करेक्ट पाथ के लिए ये वैल्यू 0 आती है, एंड दिस इज नोन एज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल लिखा हुआ है, यही हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल है जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। और आयलर लाग्रांज इक्वेशन जो है वो क्या बताती है, वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक बार। ये आयलर की लाग्रांज इक्वेशन है, इसका ये मतलब है कि कोई फंक्शन होगा f, अगर वो इस तरह के एक्सप्रेशन में दिखाई देता है कि कोई इंटीग्रेशन में लिमिट लगी हुई है, मान लीजिए a से b, यहाँ पे वो फंक्शन होगा f और यहाँ पे x या y या t किसी के भी रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया हुआ होगा, और अगर ये जो f है मान लीजिए इस f की वैल्यू या तो मिनिमम आ जाती है या मान लीजिए मैक्सिमम आ जाती है या आपके पास एक्सट्रीमम आ जाती है, नॉर्मली हम मिनिमम के केस में रखेंगे है ना। ये f जो है वो मिनिमम अगर होता है तो हमारे पास वो फंक्शन आयलर लाग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो फॉर i टू हैव स्टेशनरी वैल्यू, ये फंक्शन हमारे पास देखो यहाँ पर ये रहा वो फंक्शन, ठीक है। ये वाला फंक्शन जो है, ये फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको हैमिल्टन का वेरिएशनल प्रिंसिपल सेटिस्फाई करवाना है तो ये जो फंक्शन है वो आयलर लाग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 प्रॉब्लम करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया, हो सकता है इसलिए आपको दिक्कत हो। एनीवेज, हैमिल्टन प्रिंसिपल का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क का आएगा, ठीक है, 2 मार्क या 1 मार्क में आएगा, तो आपको सिर्फ यहीं से शुरू करना है कि लेट द एक्शन इंटीग्रल इज डिफाइंड बाय लाइक दिस, दिस इज नोन एज हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन, द वेरिएशन इज इक्वल टू 0, और ये 2 लाइनें आपको लिख देनी है, दैट्स इट। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द हैमिल्टन प्रिंसिपल इज गिवन बाय लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसे f की जगह अगर लाग्रांज आ जाता है, f को l से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमें लाग्रांज इक्वेशन मिल जाती है। कुल मिला के लाग्रांज इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करवानी है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा, शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे ही पूछा गया 5 ईयर्स में, यानी कि प्लेन में अगर 2 पॉइंट है उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है, और हमें पता है वो स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन आपको प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो 2 पॉइंट लिए हैं a एंड b। हम a से b तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते यूज करते हैं, p और p प्राइम वाला। एक p वाला जो स्ट्रेट लाइन है और एक p प्राइम वाला जो कर्व होके जाता है।
हम मान लेते हैं हम पी प्राइम रास्ते से जा रहे हैं और हम प्रूव कर देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो हम वापस पी वाले पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं जिसकी लंबाई है ds। तो अगर डायग्राम में देखोगे तो ये ds है। तो अगर मुझे इस ds की वैल्यू निकालनी है तो इधर मेरी वैल्यू जो है, क्योंकि x एक्सिस है तो मान लीजिए dx है, इधर मेरी वैल्यू y है तो dy है। और इसी स्थिति में जो ds है, क्योंकि वो छोटा सा है, छोटा इतना छोटा कि उसे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आप मान लो, लेकिन वो ऊपर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ds की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ds स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। या ds आप ले लेते हैं तो ds के अंदर आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। मैं इसमें से dx कॉमन ले लेती हूँ तो dx बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। और dy बाई dx को अगर अपन y प्राइम से डिनोट करें तो ये आपके पास आ जाता है ds इज इक्वल्स टू 1 प्लस y पर, जीरो नहीं करना अभी, ये जीरो गलत है। ds की वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर का अंडर रूट और dx। अब अगर हमें टोटल लेंथ निकालनी है a से b तक की, तो ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ds का इंटीग्रेशन हो जाता है s, और इस पे आप लगा दो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर dx। ठीक है, इस फंक्शन को हम एक बार f बोल देते हैं। नाउ हम क्या चाहते हैं, ये s लंबाई है और हमारे पाथ की लंबाई क्या होनी चाहिए, मिनिमम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो s आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर s मिनिमम होना चाहिए तो इसका मतलब वेरिएशन प्रिंसिपल आ गया। अगर s आपका मिनिमम होना चाहिए तो ये इंटीग्रेंड जो है वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, आयलर लाग्रांजेस इक्वेशन। इसका मतलब जो f है, तो द लेंथ ऑफ द कर्व विल बी मिनिमम व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0। और जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारा f जो है वो आयलर लाग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और वो इक्वेशन है ये। तो हम ये निकालते हैं, तो f हमारा था रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। ध्यान रहे dx आगे नहीं लगेगा क्योंकि dx उस इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो f में y प्राइम तो आ रहा है पर y नहीं आ रहा, तो y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, और y प्राइम के में करोगे तो आपको मिल जाएगा ये। आई होप आप डिफरेंशिएशन खुद कर सकते हो, नहीं तो ये वाला तो मैं बता देती हूँ। तो बेसिकली ये 1 अपॉन वाई प्राइम के स्क्वायर की पावर है हाफ। तो यहाँ y प्राइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले x की पावर n दिया है तो nx की पावर n-1 होता है, तो ये रहा n x की पावर n-1, और फिर अंदर ब्रैकेट में है 1 का 0 हो जाएगा, y प्राइम स्क्वायर का हो जाएगा 2y प्राइम, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये y प्राइम जो है यहाँ लिखा हुआ है, और ये 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर की पावर -हाफ है, इसलिए ये नीचे आ गया। इसको हम पुट कर देते हैं ऊपर, कहाँ पे, यहाँ पे आयलर लाग्रांज इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू तो हमें 0 मिली है और ये वैल्यू हमने निकाली, तो जो वैल्यू हमने निकाली है उसके आगे डी बाई डी एक्स लगा के 0 कर दो। तो जो वैल्यू हमें मिली है उसके आगे डी बाई डी एक्स लगा के 0 कर दिया। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब 0 होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस पे रूट हट जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें से आप वाई प्राइम स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो वाई प्राइम स्क्वायर वाले को एक साइड ले लो, ये ले लिया, और इधर बचा यहाँ से वाई प्राइम की वैल्यू आ रही है सी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। क्योंकि सी कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड अपने आप एक नया कांस्टेंट होगा जिसे हम ए मान लेते हैं, तो वाई प्राइम इज इक्वल टू ए आ रहा है, और वाई प्राइम हमारा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था, तो डी वाई बाई डी एक्स ए आ रहा है, तो यहाँ से डी वाई की वैल्यू हो जाएगी ए डी एक्स। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करो तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स, और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होना चाहिए जो कि मान लो बी आ रहा है, y इज इक्वल टू ए, और ये क्या जाता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो हमने प्रूव कर दिया कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया इसलिए मैं ये सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। 5 इयर्स के पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लीजिए आप कोई दो पॉइंट फिक्स हैं x1 y1 और x2 y2, और उन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला एक कोई भी रैंडम कर्व बना देते हैं हम, जैसे यहाँ पे डायग्राम में a है और b है, इन दोनों से मिलती जुलती एक कोई भी लाइन बना दी, कोई भी लाइन, इस लाइन का जो मर्जी हो वो शेप कर लो आप, कोई भी शेप कर लो आप, ठीक है। और उस शेप को आप क्या करो, y एक्सिस के अबाउट घुमा दो, घुमाने से आपके पास एक नया शेप बनेगा जिसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, और आपको बताना है कि a से b तक को मिलाने के लिए हम कैसा कर्व बनाएं सो दैट हमारा जो सरफेस बने उसका एरिया मिनिमम हो जाए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपका a और b है, सपोज इसके बीच में आपने इस तरह का कर्व बना दिया और ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। जब आप इसको पकड़ के y एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो ऐसा ही तो बनेगा, ये घूम के ऐसे आ जाएगा और ये कर्व आपका ऐसे आ जाएगा, और ये आपका इसका सरफेस एरिया हो गया। ये पूछ रहा है कि a से b तक का जो कर्व है उसकी शेप कैसी रखें सो दैट ये जो एरिया है वो एरिया आपके पास कितना हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो हमें वो करना है, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ से a और b के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं p p प्राइम, ठीक है। तो p p प्राइम को घुमाओगे तो ये अपना एरिया बना,
स्ट्रिप बनेगी, एक स्ट्रिप हमने ली है और इसकी जो रेडियस है, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में x लिया है तो सपोज ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो आपकी जो ये स्ट्रिप है इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा आपका इस स्ट्रिप का। हमें पता है कि कोई रिंग होती है जिसकी रेडियस x है और थिकनेस उसकी हमारे पास कितनी है p प्राइम। इस p प्राइम को मान लीजिए कितना ले लेते हैं ds, जिसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये देखो p प्राइम की वैल्यू कितनी है dx, तो हमारे पास लेंथ तो कितनी हो जाएगी इसकी 2πx और वो साइड वाली मोटाई कितनी हो जाएगी ds हो जाएगी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 2πx ds। ये हमारी स्ट्रिप का एरिया है, हमारी स्ट्रिप का एरिया है, ठीक है। अब हमारी स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा ये कैपिटल एस मान लिया 2πx dx। ds की वही कंडीशन है क्योंकि हमारे पास p प्राइम आपने यहाँ लिया है और ये ds है, इधर हम जानते हैं x जा रहा है, ऊपर हम जानते हैं y जा रहा है, तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और ds की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन से डायरेक्ट आप ले सकते हो ये। तो ये ds की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो सरफेस एरिया आपका आ जाएगा ये। अगर हमें पूरा एरिया चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन लगा दिया, ये लो इंटीग्रेशन लगाने के बाद हमें वही बात है, एस को हमें क्या चाहिए मिनिमम चाहिए, हमें एस मिनिमम चाहिए तो डेल्टा एस हमारा 0 होना चाहिए, और डेल्टा एस हमारा 0 होना चाहिए तो हमारा वेरिएशनल प्रिंसिपल आयलर लाग्रांज इक्वेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो इस बार हमारा फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन होता है मेनली जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होते, तो 2π को आप अवॉइड कर सकते हो, और ये dx तो आता ही नहीं है, केवल इंटीग्रेंड आता है। इंटीग्रेंड मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है, तो वो कितना आ रहा है x रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। इस बार आपका फंक्शन बनेगा ये, और ये फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए आयलर लाग्रांज इक्वेशन को, तो हमारा ये सेटिस्फाई होना चाहिए, f हमारा ये आ जाएगा। अब आप देखिए ये y प्राइम का फंक्शन है, x का फंक्शन है, y का नहीं है इसलिए ये तो अभी भी 0 हो जाएगा, और ये डेल f अपॉन डेल y प्राइम जो पहले की तरह किया है, x तो कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट है, और y प्राइम और ये वाला डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो हम क्या करेंगे d बाई डी एक्स लगा के ये वैल्यू रख के और 0 कर दो, ये 0 हमने कर दिया, तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए तभी डी बाई डी इसका 0 आ रहा है, तो ये कांस्टेंट करने के लिए a के बराबर कर लिया, दोनों साइड में स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। y प्राइम की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, जो y प्राइम की वैल्यू आ जाएगी ये, जो कि आप खुद कर लेना। अगर y चाहिए तो dx को उधर भेज के इंटीग्रेशन कर दो, ये इंटीग्रेशन कर दिया, और ये इंटीग्रेंट जो है इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन की एक टेबल आती है, उस टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय a का है, तो y आपके पास आ रहा है a cos हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय a प्लस b, इस b को इधर लेके आ जाओ तो ये y माइनस बी हो जाएगा, y माइनस बी के बाद इस a को भी आ जाओ तो नीचे आ जाएगा, तो आपके पास cos हाइपरबोलिक की वैल्यू आ जाएगी ये, इस cos को उधर भेजो तो x बाय a आपके पास कितना आ रहा है cos हाइपरबोलिक y माइनस बी बाय a, और यहाँ से x को हटाओ तो ये आ जाएगा a, तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है ये, इसका मतलब उस कर्व का शेप ऐसा होना चाहिए, ये आपके पास विच इज द इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, ठीक है, ये कैटेनरी की इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है ये वाली प्रॉब्लम, एग्जाम में इस प्रॉब्लम के नाम से भी क्वेश्चन आया है और इसके डिस्क्रिप्शन के नाम से भी क्वेश्चन आया है, तो आप ये पूरा पैराग्राफ ही पढ़ लीजिए, ये पूरा पैराग्राफ ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं समझा देती हूँ इसमें होता क्या है। ये आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको आपने O से लेके A तक का कोई वायर है, उस वायर के ऊपर छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी स्लाइड करता है। स्लाइड करते वक्त जाहिर सी बात है वो किसी पर्टिकुलर शेप पे जाएगा, और वो ग्रेविटी के अलावा कोई और उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, और हमें ये बताना है कि शो करो कि अगर वो मिनिमम टाइम में उसको ए पॉइंट पर पहुंचना है तो मिनिमम टाइम में वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो पाथ होगा एक साइक्लोइड, उसको ओ से ए तक जाना है, ओ से ए तक जाना है। अब ऐसा मत करो कि डायरेक्टली गिरा दिया, तो अगर ओ से ए तक जाने के लिए ये देखो, अ पार्टिकल स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट एट वन पॉइंट ऑन अ फ्रिक्शनलेस वायर in a vertical plane to another point under the influence of gravity. If the particle travels in the shortest time में अगर वो O से A तक पहुंचता है तो हमें साबित करना है कि ये जो कर्व वो बनाएगा वो साइक्लोइड होगा, तो हमें इस बार टाइम को मिनिमम करना है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर P और P प्राइम दोनों के बीच की डिस्टेंस ली है ds, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है अगर वो v स्पीड से, यहाँ पर उसकी स्पीड v है, तो हमारे पास सॉरी यहाँ से हमने उसको v स्पीड से दिया है ना, तो v स्पीड से वो ट्रेवल करता है तो टाइम कितना लगेगा ds अपॉन v, और अगर पूरे पाथ को कवर करना है तो इंटीग्रेशन की लिमिट o से कहाँ तक जाएगी a तक। अब ds की वैल्यू सेम टू सेम वही है जो हमने पहले निकाल रखी है, ये रही ds की वैल्यू जो हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में निकाली है वही रहेगा, बस v देख लो, तो v हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालेंगे। देखो यहाँ पे वो था रेस्ट पे, अगर वो यहाँ पर रेस्ट है और ये हमारा p था, p की आप डायग्राम में वैल्यू देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस x है,
क्योंकि हमने इधर y लिया है, इस बार इधर हमने x लिया है। जब p पर है तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, x है। अगर वर्टिकल डिस्टेंस x है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgx। आप ये मत बोलना कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव x लिया है, तो नीचे पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव आएगी। और जब वो O पर है, यानी ये हम बात कर रहे हैं O पॉइंट पर, तो O पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है mgx, और क्योंकि वो रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। जब वो P पर पहुंचेगा तो P पर मान लीजिए हमें P पर ही रेफरेंस लेना है, तो P पर उसकी स्पीड v है, तो P पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mv स्क्वायर। और मान लीजिए P तक वो रुक जाता है, तो वहां वैसे रोकना नहीं है हमें, लेकिन अभी हमें P तक ही लेना है, इसलिए वहां पे ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और यहाँ से आप v की वैल्यू निकालो तो √2gx, तो यहाँ पर t की एक्सप्रेशन में v की वैल्यू आ जाएगी, और ये ds हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस बार हमारा फंक्शन ये हो जाएगा, और हमारा ये फंक्शन होगा तो आयलर लाग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई प्राइम आप खुद निकालिए, आ जाएगा इजीली। डी बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट आएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए दोनों साइड में स्क्वायर करो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, ये लो। अब वाई प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो रीअरेंज करके आप वाई प्राइम की वैल्यू निकालिए, ये आपके पास, हाँ यहाँ पे आपको वाई प्राइम की जगह दिक्कत आ सकती है, तो आप यहाँ पर देखिए हमें वाई प्राइम की वैल्यू निकालनी है, तो वाई प्राइम आ जाएगा 1/c² माइनस एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, क्योंकि आप सोचेंगे बी कहाँ से आया, तो ये मुझे थोड़ा सा आपको बताना है, इस वाली एक्सप्रेशन से आओ। वाई प्राइम स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 1/c² माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमें वाई प्राइम मिल जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वाई प्राइम हमारे पास ये टर्म एक्स के नीचे आएगा, तो वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1/c² माइनस एक्स। 1/c² एक नया कांस्टेंट है, तो इसे मतलब कांस्टेंट ही देगा, तो इसको बी से रिप्रेजेंट कर दो, तो एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, ये आ जाएगा, रखा है बी इज इक्वल्स टू 1/c²। वाई प्राइम का स्क्वायर है, तो वाई प्राइम कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो, तो ये आ जाएगा। और वाई प्राइम कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से वाई कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको चाहिए ये इंटीग्रेशन कैसा हुआ तो डेरिवेशन देख लीजिए, बट एग्जाम में मत करके आइए, आप डायरेक्टली याद रख लीजिए कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है, ये उसके इंटीग्रेशन से आप डायरेक्टली कर दीजिए कि y इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आते हैं, आपको रखना ही पड़ेगा यार, सब्स्टिट्यूशन आपको करनी पड़ेंगे। ओके मैं नहीं समझा रही हूँ इंटीग्रेशन, क्योंकि मेरा टाइम लग जाएगा, वैसे सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। आपको x को रखना है b साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका dx कितना आ जाएगा, b एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो y आपके पास कितना आ जाएगा, y आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट ऑफ x अपॉन बी माइनस एक्स, एक्स कितना है b साइन स्क्वायर थीटा, और b माइनस एक्स, b कितना है आपका b माइनस b साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में कितना आपका dx, dx की जगह आ जाएगा हमारा 2b साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो आप देख सकते हैं b साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे b कॉमन आ जाएगा, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर, रूट पे हट जाएगा साइन और कॉस, तो आपका ये रूट पे हटने के बाद ये आ जाएगा, और 2b साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगेन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा y। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है यहाँ से y देखो, y इज इक्वल्स टू b/2 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस ये आ जाएगा, एक तो ये, और x क्या आ जाएगा, x हमारे पास शुरुआत में क्या माना था, b साइन स्क्वायर थीटा माना था, इस साइन स्क्वायर थीटा को भी 2 थीटा के टर्म में कर लो, तो b/2 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा x ये आ चुका है, और v हमारे पास कर्व पासेस थ्रू 0 0, तो ये जो c प्राइम की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास 0 आ जाएगी, तो x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा, तो x और y आपके पास आ जाता है। अब फाई किसको मान रहा है, ये सपोज 2 थीटा हमारे पास फाई होता है, ठीक है, और b/2 को हम नया कांस्टेंट बोल देते हैं a, तो 2 थीटा की वैल्यू और b/2 की वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रखोगे तो x आ जाएगा ये, और y आ जाएगा ये, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक साइक्लोइड को। ठीक है, अप्लाई वेरिएशनल प्रिंसिपल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ 1D, ये नहीं पूछा गया, मैं नहीं करवा रही हूँ, आपकी श्रद्धा है तो इसको देख लीजिए। शो दैट स्फेरिकल सरफेस, ये भी नहीं करवाया हुआ है, मतलब नहीं आया है एग्जाम पे, एग्जाम में नहीं पूछा गया, इसलिए मत कीजिए, वो 5 ईयर्स के पेपर के हिसाब से। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फ्रॉम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल हमारा ये होता है, पहले मैं देख लेती हूँ ये लेंदी कितना है,
उस हिसाब से वी कैन डिसाइड कि हमें करना है कि नहीं करना। यस, कर लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमारा हैमिल्टन डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल हमारा ये होता है एफ आई, ये बोल्ड करने का मतलब है वेक्टर फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इक्वलिटी कर दो, पी आई डॉट डेल्टा आर आई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ आई डॉट डेल आर आई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पी आई डॉट डेल्टा आर, ये पी आई के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इस पी आई को डॉट को हम लिख सकते हैं एम आई आर आई डॉट, और उसके ऊपर डॉट लगाया हुआ है तो डबल डॉट आ जाएगा, ठीक है। और इस एम आई आर आई डबल डॉट को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट, क्योंकि डी बाई डी टी इसी पे अप्लाई हुआ तो डबल डॉट हो जाएगा और डेल्टा डे रहेगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट माइनस एम आई आर आई डॉट डी बाई डी टी डेल्टा आर आई। क्यों, क्योंकि देखो इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ दो फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास क्या है, दो फंक्शन है, एम आई तो कांस्टेंट है, तो आर आई डॉट और डेल्टा आई डॉट, इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा, एम आई को एज इट इज रखो। सबसे पहले अपन कर देते हैं आर आई डॉट का, आर आई डॉट के ऊपर जब डी बाई टी लगेगा तो कितना मिलेगा, आर आई डबल डॉट, उस टाइम पे आपका डेल्टा आर आई एज इट इज रहेगा, प्लस फिर आपका किस पे लगेगा, डेल्टा आर आई पे लगेगा, तब आपको आर आई डॉट को कांस्टेंट रखना है, तो एम आई तो पहले से ही था, आर आई डॉट को भी रहने दो, और डी बाई डी टी को किस पे लगाओ, डेल्टा आर आई पे, फिर माइनस, ये माइनस का साइन आ गया, और फिर ये वाला पार्ट लिख दो, ये वाला माइनस एम आई आर आई डॉट डी बाई डी टी डेल्टा आर आई। आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट प्लस में है और ये वाला पार्ट माइनस में है, तो वापस आपको क्या मिला, यही मिला, और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, एम आई आर आई डबल डॉट का मतलब क्या है, डी बाई डी टी एम आई, तो इसको दो फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमने लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम इस डेल्टा को लेते हैं बाहर और डी बाई डी टी को ले जाते हैं अंदर, तो डेल्टा आ गया बाहर और डी बाई डी टी चला गया अंदर, ठीक है। तो हम आराम से लिख सकते हैं, अब बिकॉज द डेल्टा वेरिएशन देन वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई इज गिवन बाय, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है, जो कि आप देखिए, या तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, वेट, ओके, ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ। ये आपके पास पी आई डॉट डेल्टा रही है, राइट हैंड साइड में हमें एक तो ये टर्म मिला है, इसको रहने दो, देखो ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ इसको देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, एम आई आर आई डॉट, यानी इस फंक्शन, ये क्या लिखा हुआ है, एम आर डॉट डेल्टा डी आर बाई डी टी, ठीक है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डेल्टा डी आर बाई डी टी। देखो इसको लेते हैं, इस टर्म को क्या लिखा गया है, इस टर्म की जगह ये टर्म लिखा गया है, डेल्टा 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर, ओके। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा गया है, डेल्टा 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर, है ना, v क्या होता है, 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर, सिंपली समझ में आ जाएगा आपको, डेल्टा वेरिएशन लगाओ उस पर, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 1/2 एम तो कांस्टेंट है, आर डॉट स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, और उसका डेल्टा करना है, डेल्टा करना, ध्यान रखिए डेल्टा लगाना है, यानी कि किसी, हमें ही नहीं पता आर डॉट के रिस्पेक्ट में करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 2 आर डॉट और फिर डेल्टा आर डॉट, क्योंकि पहले पूरे फंक्शन का करते हैं, और हमें नहीं पता था ना कि आर डॉट के रिस्पेक्ट में करना है, तो जो वेरिएशन लगा है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर का है और मैं आपको बताऊं नहीं किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो आप क्या करोगे, 2x dx करोगे ना, 2 वही किया है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, कितना आ जाएगा, एम आर डॉट डेल्टा आर डॉट, तो डेल्टा आपके पास हो जाएगा, और आर डॉट का कर सकते हैं डी आर बाई डी टी, करेक्ट। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, अब एम आर डॉट डेल्टा डी आर बाई डी टी कहाँ है, दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये रहा एम आर डॉट डेल्टा आर डॉट को क्या लिखा है, डी आर आई बाई डी टी, तो बेसिकली इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, आगे दोनों इक्वल, दोनों इक्वल मैंने यहाँ पे करके बता रखे हैं, देखो शुरू यहाँ से किया था और आ गए इस पे, तो ये दोनों एक ही चीज के इक्वल है, यही मैं यहाँ पे समझाना चाह रही थी, दैट इसलिए तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास कितना आ जाता है, और वो ये किसकी वैल्यू थी, ये जो हमें वैल्यू मिली थी किसकी मिली थी, पी डॉट डॉट डेल्टा आर, और डी एलम्बर्ट से हमने देखा था कि पी डॉट डेल्टा आर किसके इक्वल है, समेशन ऑफ एफ आई डॉट डेल्टा आर, तो पी डॉट की जगह हमने जो ये वैल्यू निकाली है, दो टर्म वो रख दिए और राइट हैंड साइड वाला पार्ट एज इट इज रहने दिया। अब
अगर मान लीजिए फोर्स कंजर्वेटिव है, जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो हमें पता है F इज इक्वल टू माइनस का डेल वी होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हम राइट हैंड साइड के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, तो एफ आई हमें मिल चुका है ये, अब डॉट डी आर आई करना है, तो ये एफ की वैल्यू और डॉट डेल आर की भी तीन, हमें वेक्टर क्वांटिटी लेनी है तो तीन कंपोनेंट उसके भी ले लिए। अब हम क्या करेंगे, आई कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है, जे कैप से और के कैप से, तो हमने कर दिया, ठीक है। और उसे हम लिख सकते हैं माइनस का डेल वी, क्यों, क्योंकि वी जो है मान लीजिए अगर वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो डेल वी आपके पास क्या होता है, पहले इसका किया एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर डेल एक्स, प्लस फिर इसका किया y के रेस्पेक्ट में डेल y, तो इस यहाँ पर देखिए x के रेस्पेक्ट में डेल x, y के रेस्पेक्ट में डेल y और z के रेस्पेक्ट में डेल z, तो इन जनरल ये कितना हो जाएगा, माइनस का डेल y, ठीक है। 1/2 mv स्क्वायर हमारे पास क्या होता है t, तो इस 1/2 mv स्क्वायर की जगह हम t रखेंगे और एफ आई डॉट डेल्टा रे की जगह हम रखेंगे माइनस का डेल v, चलिए रख देते हैं, तो हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन, यहाँ पर तो हमारे पास t था और हमारे पास हो जाएगा माइनस डेल v, इक्वल आ रहा है, तो ये हो जाएगा डेल t माइनस v। Now, integrating this equation from time t1 to t2 with the condition delta ri t1 and delta ri t2 equal to 0, क्योंकि देखो जब आप दो पॉइंट पे जाते हो तो दो पॉइंट से आप भले कितने ही अलग अलग पाथ से जाओ, सब पाथ के लिए पोजीशन हर पॉइंट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आपके एंड पॉइंट है सारे पाथ के लिए वो सेम है, इसलिए यहाँ पर अगर कोई पोजीशन होती है या यहाँ पर कोई पोजीशन होती है तो उसका डेल्टा वेरिएशन 0 होगा, क्योंकि उसमें वेरिएशन आ ही नहीं रहा है, इसलिए इन्होंने बोला है कि t1 टाइम, क्योंकि t1 टाइम यहाँ पे था और t2 टाइम यहाँ पे था, तो t1 टाइम पे डेल्टा आर आपको 0 लेना है और t2 टाइम पर भी डेल्टा आर 0 लेना है, क्योंकि वो दोनों पॉइंट जो है उनकी लोकेशन या उनकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे ऑलरेडी डी बाई डी टी है, अगर मैं इंटीग्रेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में कर दूं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, बस उसमें लिमिट लगानी रहेगी हमें t1 से t2, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको ये मिल जाएगा, यानी अंदर का इंटीग्रेंड जो है एज इट इज लिखा है बस t1 टू t2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमने इंटीग्रेशन कर दिया है तो राइट हैंड साइड में हमारे पास t माइनस वी है, करेक्ट, और हमारे पास आपके पास अब ये वैल्यू देखो ये चीज 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें है डेल्टा आर आई, और जब आप वैल्यू रखोगे t1 पे तो भी वो 0 आ रही है, t2 पे तो भी वो वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये किसके बराबर था, इसके बराबर। अब अगर ये टर्म 0 है तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसी के इक्वल है, तो आपको ये वैल्यू मिली है 0, ये भी वैल्यू मिली है आपको, डेल्टा बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, तो ये आपका 0 आ गया, ठीक है। t माइनस भी क्या होता है l, तो डेल्टा इंटीग्रेशन l डी टी इक्वल टू 0, और ये आपका क्या था, हैमिल्टन का वेरिएशनल प्रिंसिपल। आई होप दैट इज क्लियर, इसका मतलब हमने डी एलम्बर्ट से हैमिल्टन का वेरिएशनल प्रिंसिपल डिराइव कर लिया। मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें पता है नॉर्मल हैमिल्टन प्रिंसिपल ये होता है, एल हमारे पास ये होता है, एच हमारे पास क्या होता है, समेशन पी के क्यू के माइनस एल होता है, तो एल की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, दिस टर्म माइनस एच, तो ये आ जाएगा ये, इसे हम बोल देते हैं मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल, जो कि प्रॉब्लम नहीं है। नाउ डिडक्शन ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन फ्रॉम मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल और वेरिएशनल प्रिंसिपल, हैमिल्टन की जो इक्वेशन है उन्हें वेरिएशनल प्रिंसिपल से डिराइव कैसे करना है, नहीं है सिलेबस में, छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है, क्योंकि हैमिल्टन की जो इक्वेशन आएगी उनका डेरिवेशन एक हम डायरेक्टली कर चुके हैं, बट यार अगर आ गई तो क्या करेंगे, छोड़ो, नहीं आएगी, आपके पास यही आएगा कि हैमिल्टन की कैनोनिकल इक्वेशन जो है उनका डेरिवेशन कीजिए, जो कि हम कर चुके हैं, तो वेरिएशनल प्रिंसिपल से नहीं आएगी, बट ये यस ये आपके पास आ चुका है, डिडक्शन ऑफ लाग्रांजेस इक्वेशन फ्रॉम वेरिएशनल प्रिंसिपल फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होलोनोमिक कांस्टेंट, यार ये पूछा तो जा सकता है आपको, तो हमें करना चाहिए, और फिर ये हाँ मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई, ये तो लास्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा, तो ये वाला तो कर लेते हैं ना, ये वाला कर लेते हैं। कैनोनिकल इक्वेशन को वेरिएशनल प्रिंसिपल से डेरिवेशन सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दे रखा है, मुझे 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे कि उनके अंदर पूछा, ओके हम वैसे भी ये करने के बाद 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर लेंगे, अगर उनमें ये आता है क्वेश्चन कि कैनोनिकल इक्वेशन का डेरिवेशन हैमिल्टन के वेरिएशनल प्रिंसिपल से करो, तो हम इस वाले पार्ट को कर लेंगे, अदरवाइज मैंने जहां तक देखा है डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया कि डिराइव हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो डायरेक्टली हमने जो पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले वो आप कर सकते हो, पर ये वाला कर लेते हैं ना, लाग्रांजेस इक्वेशन फ्रॉम वेरिएशनल प्रिंसिपल, तो हमने अभी अभी देखा इफ द फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव इक्वेशन 19 कैन बी रिटन एज, 19 इक्वेशन में था लेफ्ट हैंड साइड में ये था,
राइट हैंड साइड में था डेल टी प्लस यहाँ पे था डेल वी। जस्ट अ मिनट, इक्वेशन 19, इक्वेशन 19 ये रही। हाँ, इक्वेशन 19 में क्योंकि हमारा फोर्स जो है अब कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है तो आप क्या करोगे, इस एफ आई को डायरेक्टली पोटेंशियल ये लिख ही नहीं सकते, जब ये लिख नहीं सकते तो यही रुक जाओ, यानी ये तो सिर्फ वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा और ये तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो ये डेल्टा टी को आप राइट साइड में भेजेंगे तो आपको राइट साइड में डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये पूरा टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन में लिख लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे है। यस, ये हमें इक्वेशन 31 मिल जाएगी। ठीक है, डेल्टा टी हमने ये माना है, डेल्टा डब्ल्यू हमने वर्चुअल वर्क डन माना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखा कि वही बात है, सेम इंटीग्रेशन करेंगे, सेम कंडीशन लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड को भी जीरो होना पड़ेगा, ये लो जीरो हो गया और ये लो जीरो हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड हैमिल्टन प्रिंसिपल। अब अगर एफ आई नॉन कंजर्वेटिव है तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है वो जी के डेल क्यू के से लिखा जाता है, ये हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ रखा है, तो प्लीज मत पूछना कि जी के कैसे आया, जी के जनरलाइज फोर्स आया, तो ये वैल्यू ऊपर रख देंगे तो डेल्टा टी प्लस डी टी हो जाएगा और यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि क्यू के और क्यू के डॉट दोनों का फंक्शन मान लीजिए ले लेते हैं, तो टी जो है वो क्यू क्यू डॉट का फंक्शन है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आ जाता है, टी जो है तो डेल्टा टी लेना है, डेल्टा को अंदर भेज दो तो डेल्टा को अंदर भेज दिया। ठीक है, अब टी अगर दोनों का फंक्शन है तो हमें इसका वेरिएशन लेना है, तो डेल्टा जब इस पे अप्लाई होता है तो पहले टी का क्यू के रेस्पेक्ट में, फिर क्यू का खुद का, टी का क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में, फिर क्यू डॉट का खुद का, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग अलग कर लो, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया हमारे पास। ओके, आई गेस यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमें जो है वो लगाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको तो डायरेक्टली लिख लो, ये देखो इसको तो इंटीग्रेशन लगा हुआ ही है, ये लगा हुआ है ना, dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रखना है इंटीग्रेशन। सेकेंड पार्ट जो है जब इसको ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट, साथ में आ रहा है डेल क्यू डॉट, नहीं क्यू डॉट नहीं है, सिंपली यस डेल क्यू डॉट है हमारे पास, और ये हमारे पास कितना आ रहा है dt। अब आप इसको मानो फर्स्ट फंक्शन और ये आपका है सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रखते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट करिए, तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन देखो एज इट इज रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ ऑलरेडी एक डॉट लगा हुआ है, ऑलरेडी डॉट लगा हुआ है विच मीन्स डिफरेंशिएशन हो रहा है, और अगर डेल क्यू डॉट में ऑलरेडी डिफरेंशिएशन है और आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन वाला पार्शन इस डॉट को कैंसिल आउट कर देगा और आपको मिलेगा क्या, डेल्टा क्यू, लेकिन उस डेल्टा क्यू पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी t1 से t2, तो ये देखो डेल्टा क्यू आ रहा है और इंटीग्रेशन हट चुका है, सिर्फ लिमिट लगी हुई है t1 से t2, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये रहा, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये रहा, चेन रूल आपका होता है, और इंटीग्रेशन के अंदर देख लेना इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये डी दिया जाएगा। अब हमें यहाँ पर पता है कि जो क्यू के है वो T1 और T2 पे जीरो है, तो ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा क्यू T1 पे भी जीरो है, T2 पे, क्योंकि क्यू के जो है वो कोऑर्डिनेट है, T1 और T2 पर एंड पॉइंट है, वो फिक्स्ड है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, सो मिडिल टर्म विल बी जीरो, तो आपके पास क्या करना है, ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी। अब इसमें आपके पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसमें भी डेल्टा क्यू के dt है, इसमें भी डेल्टा क्यू के dt है, तो दोनों को कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास ये बचेगा, तो इक्वेशन 34 क्या हो जाएगा, 34 इक्वेशन है ये रही, आपने इसमें इसकी वैल्यू निकाली है, फिलहाल ये वैल्यू निकाली है आपने, तो इस सेकंड टर्म को एज इट इज रहने दो और यहाँ पर जो आपने अभी वैल्यू निकाली है उसको हम पुट कर देते हैं, तो पुट करने से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है। अब क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता तो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी जीरो होनी पड़ेगी, और ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी जीरो होगी तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, जो कि हम जानते हैं लैग्रांजेस इक्वेशन है फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, जो कि हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी, बट ये हमने हैमिल्टन के प्रिंसिपल से निकाल ली। अब लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई जो है ये लास्ट, आई जस्ट थिंक आपका ये लास्ट है, जस्ट अ मिनट यार, सिलेबस आपका नहीं है क्या इसमें, यस, मुझे एक बार एमएससी का सिलेबस देखने दो यार, नहीं तो फिर छूट जाएगा हमारा, जस्ट अ मिनट, यस एमएससी फिजिक्स सीओ के 7 सिलेबस आपके पास ये रहा,
क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पे है? अरे यार ये तो 104 आ गया। क्वांटम, यस, ये देखो एक बार यूनिट सेकंड देखो, स्मॉल ऑसिलेशन हो गया, नॉर्मल कोऑर्डिनेट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ऑर्थोगोनल मैंने मना कर दिया, मैथमेटिकल में पढ़ लेना। कपल ऑसिलेटर हो गया है, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, पैरामीट्रिक ऑसिलेशन हो गया है, हैमिल्टोनियन हो गया है, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन हो गया है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो हमें करना है। हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल हो गया है, डेरिवेशन ऑफ लाग्रांजेस एंड हैमिल्टोनियन, ये लाग्रांजेस इक्वेशन का मतलब ये बोल रहा है कि लाग्रांजेस इक्वेशन का डेरिवेशन आपको, और ये बता नहीं रहा है कि वेरिएशन प्रिंसिपल से करना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एनीवेज, लाग्रांजन और हैमिल्टन इक्वेशन का डेरिवेशन हो चुका है, बस एक टॉपिक बचा है इसमें, मेथड ऑफ लाग्रांजेस मल्टीप्लायर, जो मेरी श्रद्धा नहीं है अभी बताने की, हम कभी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये बोल रहा है कैनोनिकल, ये यहाँ नहीं है, ये इस चैप्टर में ही नहीं है, इसलिए इन्होंने यूनिट थर्ड में फिर से दिया है। ये देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट थर्ड में फिर से दिया है, तो हम इसको यूनिट थर्ड में कर लेंगे। ओके, सो यूनिट सेकंड हमारी पूरी होती है, आई होप वो पूरी हो जाएगी हमारे पास। 5 के क्वेश्चन हम अलग से कर लेंगे। तो इसमें मेरा छूटा हुआ क्या है, केवल मेथड ऑफ लाग्रांजेस मल्टीप्लायर, ये यहाँ पे छूटा हुआ है, देखने दो यार पढ़ाने लायक है क्या। ये आ जाएगा, चलो लाग्रांजेस इक्वेशन, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर पढ़ ही लेते हैं यार। एनीवेज चलो पढ़ लेते हैं। हाँ, कंस्टेंट, मान लीजिए जब भी हम नॉन होलोमिक सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास जो कंस्टेंट की इक्वेशन है, तो वो मान लीजिए इसमें करते हैं डेल्टा क्यू क्या कंसीडर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इन केस ऑफ नॉन होलोनोमिक सिस्टम। नॉन होलोनोमिक सिस्टम में क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, और ये मैंने बता रखा है जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर डेफिनेशन में दिया था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसमें अंदर। तो मान लीजिए नॉन होलोनिक सिस्टम जो है उसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक दूसरे पे आर नॉट इंडिपेंडेंट, एक दूसरे डिपेंड करते हैं। हाउएवर वी कैन ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ नॉन होलोनिक सिस्टम फॉर विच द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कैन बी पुट इन द फॉर्म, यानी नॉन होलोनिक सिस्टम लेना है, लेकिन मान लीजिए ऐसे केसेस लेते हैं जिसमें हमारे पास जो कांस्टेंट की इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाती है। कांस्टेंट की इक्वेशन मतलब एक कोफिशिएंट है डी क्यू के, कोफिशिएंट है डी टी इक्वल टू 0। दीज इक्वेशन आर कनेक्ट द डिफरेंशिएशन डी क्यू के बाय लीनियर रिलेशन, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशंस है ये डी क्यू के सारे जो है उनको आपस में रिलेट करता है। फॉर ईच एल, समेशन देखो के पे लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है एल के, और यहाँ पे लिखा हुआ है डी क्यू के, तो एक्सपांशन में के में तो आएगा ही, लेकिन अगर मैं एल की वैल्यू 1 रख देती हूँ तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें समेशन आ जाएगा ए 1 के डी क्यू के और समेशन के। ओपन करोगे तो इसी सिंगल इक्वेशन में आपके पास a11 dq1 प्लस a12 dq2 प्लस a13 dq3 एंड यानी एक इक्वेशन में k तो आ जाएगा, लेकिन अभी केवल l इक्वल टू 1 रखा। अगर मैं l इक्वल टू 2 रखूं तो मुझे इक्वेशन ही नई लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि l के ऊपर समेशन नहीं लगा है, इसलिए सेम इक्वेशन में l नहीं खुलेगा, l के लिए अलग इक्वेशन आएगी। तो फॉर ईच l देयर इज वन इक्वेशन, हर l के लिए एक इक्वेशन मिल रहा है। एंड वी अज्यूम दैट देयर आर m सच इक्वेशन, तो अगर हम l की वैल्यू 1 से लेकर m तक लिखें तो हमें नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी मिलेगी, m इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ डेल्टा वेरिएशन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स आर टेकन एट कांस्टेंट टाइम एंड हेंस द m इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कंसिस्टेंट फॉर m इक्वेशन देखो कैसे बनेगी आपके पास, अगर मान लीजिए टाइम वाला टर्म इसमें नहीं आता है तो अगर हम मान लेते हैं द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा क्योंकि आर टेकन एट कांस्टेंट टाइम, अब ये बोल रहा है कि अगर हमारा डेल्टा वेरिएशन जो है वो कांस्टेंट टाइम पे ले लेते हैं तो कांस्टेंट टाइम होते ही dt क्या हो जाएगा 0, तो आपकी ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस इक्वेशन में। ओके, नाउ इक्वेशन 39 कैन यूज बी to reduce the numbers of virtual displacement to independent ones. The procedure applied for this purpose is called Lagrange's method of undetermined multiply. तो ये वाला मेथड जो है अब हम काम में लेंगे, कैसे लेंगे? सपोज हम क्या करते हैं, क्या बोल रहा है, Lagrange's method of undetermined multipliers, तो हमें कुछ मल्टीप्लायर्स चाहिए, यानी हम कुछ कांस्टेंट लेंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या ले रहे हैं, वो कांस्टेंट लैम्डा एल, और हमें क्या करना है, वो अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को ऊपर जो इक्वेशन मिली थी उसी इक्वेशन में दोनों साइड में लैम्डा एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा लैम्डा एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस लैम्डा एल को अंदर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि समेशन के पे लगा हुआ है, ये लो। अब लैम्डा एल हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम, 1 से लेकर m तक, सो हमें कितनी अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज मिली है, m
अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज हमें मिली हुई है। तो लैम्डा एल आर अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज एंड दे आर फंक्शंस इन जनरल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। ये जो लैम्डा एल है ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेट और टाइम के। नाउ समिंग इक्वेशन 40 ओवर ऑल एल एंड देन इंटीग्रेटिंग, यानी इस इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जितने भी एल है हमारे पास, एम है हमारे पास, सबको टोटल कर दो, सारी इक्वेशन को जोड़ दो। जब सारी इक्वेशन को जोड़ोगे तो कितनी इक्वेशन जुड़ेगी, एम इक्वेशन जुड़ेगी, यानी इस पे जो समेशन है वो हमारा एल पे भी लग जाएगा, एल पे भी लग जाएगा और के पे ऑलरेडी है, तो समेशन देखो के एल पे है और इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा एल। तो क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले समिंग इक्वेशन 40 एल पे समेशन लगाओ, जो कि लगा दिया है। अब इंटीग्रेट करो T1 से T2, ये लो इंटीग्रेशन हो चुका है T1 से T2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। नाउ वी अज्यूम द हैमिल्टन प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल हमारे पास ये होता है टू होल्ड फॉर नॉन होलोनोमिक सिस्टम। अगर हम चाहते हैं कि नॉन होलोनोमिक के लिए हमारा ये हैमिल्टन इक्वेशन वैलिड रहे, तो हमारे पास L जो है वो हमने यहाँ, तो हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये हमने L की वैल्यू रख दी, हमने L की वैल्यू यहाँ पे रख दी। L की वैल्यू आप बोलोगे कि सिर्फ L की वैल्यू, तो ये हम ओके, ये कैसे आ रहा है ये मैं बता देती हूँ। रिमेंबर आइलर लाग्रांजे इक्वेशन में हमने कहा था कि इंटीग्रेशन होगा यहाँ एक फंक्शन होगा f, और वो अगर हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल वहां पे वैलिड है तो ये f आइलर लाग्रांजे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो आइलर लाग्रांजे इक्वेशन हमारे थी ये, बता देती हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल नॉन होलोनोमिक के लिए अगर वैलिड है, नॉन होलोनोमिक के लिए वैलिड है, तो ये जो L है, ये L हमारा क्या होना चाहिए, ये आइलर लाग्रांजे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और आइलर लाग्रांजे इक्वेशन के सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास इस बार F की जगह क्या है, L है, तो F की जगह पुट कर दो L, F की जगह पुट कर दो L, और L के अंदर Y और X तो होता ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ y है तो q के आ जाएगा, यहाँ y डॉट है तो यहाँ q के डॉट आ जाएगा, इसलिए हमारा f जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हमारे पास f ये मिल जाएगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पर f के साथ में dt लगाना था, वो हमने dt लगा दिया, और हमने यहाँ पे डेल्टा क्यू के को भी रखा है, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर लाग्रांजेस इक्वेशन में जब हमने यूनिट 1 में डिराइव किया था तो हमने यहाँ पे साथ में डेल्टा क्यू के भी यहाँ पे आ रहा था। ओके, आप चाहते हैं तो इससे जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आइलर लाग्रांज इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था, जब उन्होंने लाग्रांजे को रखा था, एफ की जगह जब एल को रखा था, तब आप वहां पे देख लेना डेल्टा क्यू के आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंप्लाई करता है कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। 41 को और 43 को ऐड करते हैं, 41 को और 43 को ऐड करते हैं, तो इसको और इसको ऐड करते हैं। ये भी एक रीजन है कि डेल्टा क्योंकि यहाँ पे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ये जीरो नहीं हो सकता, इसलिए अंदर की क्वांटिटी को ही जीरो होना पड़ता है, और अंदर की क्वांटिटी जीरो होती है तो बाहर आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इसमें ये टर्म और ये टर्म इन दोनों में कॉमन आ जाएगी, तो ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो ये लो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, ये कर दिया, तो ये ब्रैकेट में दोनों ऐड हो गए, बाहर ये आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि डेल्टा क्यू के जो है वो सारे इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि हमारे पास डेल्टा क्यू के जितने भी है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि हम नॉन होलोनोमिक ले रहे हैं। जब ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारे पास ये ब्रैकेट की क्वांटिटी को हम डायरेक्टली 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताती हूँ बढ़िया सी, देखो जब हमने लाग्रांजेस इक्वेशन यूनिट 1 में पढ़ा था होलोनोमिक के लिए, तो होलोनोमिक के लिए आपको इंटीग्रेशन के अंदर डेल एल अपॉन डेल क्यू के माइनस डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू डॉट, आप देख लेना वो चीज, डेल्टा क्यू के और साथ में शायद डी टी भी था, या जो भी है मान लीजिए, एक बार इस इंटीग्रेशन को हटा देती हूँ। हाँ, इंटीग्रेशन ये 0 था, आप देख लीजिएगा यूनिट 1 के अंदर। आपको हमने उस टाइम ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि ये डेल्टा क्यू के हैं, सारे डेल्टा क्यू एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए सबके कोफिशिएंट अलग अलग 0 होने चाहिए। तब हमने इसको 0 कर दिया था और हमने बोल दिया था ये लो लाग्रांजेस की इक्वेशन आ गई। अब हम बात कर रहे हैं नॉन होलोनोमिक के लिए, नॉन होलोनोमिक के लिए क्योंकि सारे डेल्टा क्यू एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंट है और कुछ एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अब क्योंकि इसके अंदर सारे एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आप इसको 0 नहीं कर सकते। यही कारण है कि अभी अभी हमने इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएशनल प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमने इस क्वांटिटी को तो 0 कर दिया है,
यानी ये तो जीरो है हमारी, बट हम इससे ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ब्रैकेट वाली टर्म डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट वाली टर्म तब जीरो होती है जब साथ में आने वाले सारे डेल्टा क्यू एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ यही कहना चाह रहा है कि देखो ये जीरो आ गया है और हमने ये जीरो कर दिया है, अब हम कह रहे हैं कि ऑल द डेल्टा क्यूज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो हम क्या करेंगे, कुछ इंडिपेंडेंट है और कुछ डिपेंडेंट है, हम दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं। तो मान लेते हैं, तो देखो फर्स्ट n माइनस एम, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास क्यू के कितने हैं, क्यू के की वैल्यू हमारे पास n कोऑर्डिनेट है, n जनरलाइज्ड है, यानी क्यू के की हमारे पास n वैल्यूज है। उस n में से ये कह रहा है कि मान लीजिए n माइनस एम जो है वो तो मान लीजिए इंडिपेंडेंट है, यानी कि n माइनस एम तो है इंडिपेंडेंट, तो बचे कितने m, बचे कितने हमारे पास m बचे, वो m हमारे पास डिपेंडेंट है। तो ये बोल रहा है कि n माइनस एम को तो आप मान लो इंडिपेंडेंट और m को आप मान लो एक दूसरे पे डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के लिए तो आप डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंडेंट वाले हमारे लिए समस्या है। तो अब ये क्या बोल रहा है, देन फिक्स बाय इक्वेशन 39, वो हम फिक्स कर देंगे, छोड़िए उसको। नाउ till now the value of lambda l have not been specified. now अगर हम lambda l को कुछ इस तरह से चूज करें कि we choose lambda l such that this equation is satisfied, अब k क्या लेंगे यहाँ पे, मतलब हमने बेसिकली किया क्या है, हमने अंदर के इंटीग्रेंट को जीरो कर दिया है। आप ध्यान से देखिए, ये अंदर का इंटीग्रेंट है, ये अंदर का इंटीग्रेंट है, ये देखिए बस अंदर के इंटीग्रेंट में हमने यहाँ पे समेशन जो एल पे लगा हुआ था और लिखा हुआ था लेमडा एल ए एल के, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इस पे समेशन एल की वैल्यू जो है वो 1 से m तक हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, वी चूज लेमडा एल सच दैट हमें ये वैल्यू जीरो मिल जाए। अगर हम लेमडा एल की ये इस तरह से वैल्यू चूज करें कि ये इक्वेशन हमें जीरो मिल जाए, जहां पर के क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ समेशन एल पे लगा हुआ था इसलिए लेमडा एल आ रहा है। ठीक है, अब लेमडा एल की वैल्यूज हम जो है वो इस तरह से चूज करेंगे कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, तो यहाँ पर के की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, के की वैल्यू जा रही है एन माइनस, क्योंकि देखो शुरू के एन माइनस वन जो है वो n माइनस वन तो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए हमें चिंता करने की बात नहीं है। मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। आपको इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ एक वैल्यू मिली थी और यहाँ पे आपको डेल्टा क्यू डी टी मिली थी और आपको जीरो मिला था, और मैंने आपसे कहा था कि ये डेल्टा क्यू के जो है ये हमारे पास इसमें से जो n माइनस एम है वो तो है इंडिपेंडेंट और m जो है वो है आपके पास डिपेंडेंट। अब ध्यान रखना, अगर शुरू के जो इंडिपेंडेंट है n माइनस वन, तो n माइनस वन तक तो हम n माइनस एम वैल्यूज तक हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n माइनस एम तक तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू अपने आप ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। मैंने बताया था ना, जब डेल्टा क्यू के इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके कोफिशिएंट को आप अलग अलग जीरो कर सकते हो। तो यानी कि जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो अपने आप जीरो हो जाएगी, वो अपने आप जीरो हो जाएगी n माइनस एम तक। तो हमें समस्या कहाँ आएगी, हमें समस्या आएगी इसमें जब एक ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब n माइनस एम वाली वैल्यूज जो है उसके बाहर, उसके अलावा हम जो वैल्यूज है उनकी बात कर रहे हैं, और वो वैल्यूज जो है उनके लिए ये इंटीग्रेंड अपने आप जीरो नहीं होगा। तो अपने आप जीरो नहीं होगा तो हमें जीरो करना पड़ेगा, और अगर हमें जीरो करना पड़ेगा तो हमारे हाथ में केवल लेमडा की वैल्यूज है, इसलिए हम लेमडा की ऐसी वैल्यूज चूज करते हैं कि ये अंदर की जो क्वांटिटी है वो हमारे लेमडा की वैल्यू की वजह से जीरो हो जाए, क्योंकि वो अपने आप तो हो नहीं रही है, अपने आप तो वो n माइनस एम के लिए हो गई। अब बचे हुए कितने हैं, n माइनस एम प्लस वन, n माइनस एम प्लस टू, कहां तक, n तक जाएगा। बेसिकली ये रिमेनिंग m नंबर ही हो रहा है, तो बेसिकली हमें बचे हुए जो m है जो डिपेंडेंट है उनके लिए हम लेमडा को ऐसे चूज करेंगे कि इंटीग्रेंड जीरो हो जाए। आई होप कंफ्यूजिंग है बट समझ में आ गया होगा। तो n माइनस एम प्लस वन, n माइनस एम प्लस टू और n, इनका टोटल करोगे तो ये नंबर कितना आएगा, m ही आएगा, क्योंकि n माइनस एम तो आप पहले ही ले चुके हो। n माइनस एम के लिए इंटीग्रेंड अपने आप जीरो हो रहा है, और बचे हुए m के लिए हमें इंटीग्रेंड को जीरो करना पड़ रहा है, और करना पड़ रहा है वो किस लिए किया हमने, लेमडा एल की हम ऐसी वैल्यू चूज करेंगे कि हमारा इंटीग्रेंड जीरो हो जाए। ठीक है, और k की हमने इसीलिए समेशन को l से हटाकर k पे कर दिया है, और जो हमारे पास k है उसकी वैल्यूज देखो हम कहां से कहां तक लेंगे, रिमेनिंग m तक आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 45 से जो है उससे हमें m नंबर, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया रिमेनिंग m की बात हो रही है, ये रिमेनिंग, इसलिए देखो समेशन किस पे जा रहा है, 1 से m तक जा रहा है, क्योंकि अब हमें बचे हुए m की वैल्यू, हमें केवल m के लिए लेमडा डिफाइन करना है, बाकी के लिए नहीं करना है, बाकी के लिए अपने आप सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
हाँ, we will determine m values of lambda l and then equation 44 can be written as, अब equation 44 को लिखो, equation 44 हमारे पास ये आ गई। अब equation of 44 जो है उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या रख रखा है हमने, L इक्वल टू, वापस इक्वेशन 44 जो है उसको लिखो, तो इक्वेशन 44 में L लिखा हुआ था, लेमडा L था, AL के डेल्टा Q के dt आ जाएगा, और समेशन जो हमारा 1 से n तक था वो कहां से कहां तक चला गया। अब देखो इक्वेशन 44 में से हमने बोल दिया, देखो इक्वेशन 44 का फिर से बताती हूँ, इक्वेशन 44 में क्या था, 44 में आपके पास इक्वेशन जनरली दोनों के लिए थी, दोनों के लिए मतलब n-m जो इंडिपेंडेंट है और m जो डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के लिए वो इक्वेशन अपने आप जीरो हो रही थी, और डिपेंडेंट के लिए हमने लैम्डा ऐसा ले लिया कि वो जीरो हो सकता है। तो क्योंकि हमारे पास n-1 m के लिए तो वो वैल्यूज हमारे पास थी, और जो रिमेनिंग पार्ट के लिए था लैम्डा ऐसा था जिसके लिए इंटीग्रेंड जीरो हो जाए। तो अगर हमने लैम्डा ऐसा चूज कर लिया है जिसके लिए इंटीग्रेंड जीरो हो रहा है, तो इस इंटीग्रेशन में से ये वाले पार्ट को रिमूव कर दो, क्योंकि इसमें हमने लैम्डा ऐसा चूज किया था जिसकी वजह से ये वैल्यू जीरो हो रही है, और अगर जीरो हो रही है तो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करके क्या करेगी, तो अब केवल इन्हीं को ले लो, ये इक्वेशन इन्हीं लिख दो, तो ये कितना हमारा n-m है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, अब हमें जो इक्वेशन 44 है वो साफ साफ वो की वही लिखी हुई है, पुरानी इक्वेशन, बस हमने उसमें लिमिट चेंज करी है 1 से लेके n-m, क्योंकि जो रिमेनिंग m है उसके लिए हमने लैम्डा के वैल्यूज ऐसी ले ली जिससे वो जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में शुद्ध वो टर्म्स है जिसमें डेल्टा क्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंट वाले लिए हैं, क्योंकि डिपेंडेंट वाले तो हमने हटा दिए। तो n-1 लिमिट के की जब 1 से n-n तक जाएगा तो केवल ये इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है, और अगर ये इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है तो इसके लिए हम इंटीग्रेंड को जीरो कर सकते हैं, तो इसके लिए इंटीग्रेंड जीरो कर दिया, करेक्ट। और हम हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू अब 1 से n-1 तक जाएगी। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन 45 एंड 47 वी गेट द कंप्लीट सेट ऑफ लाग्रांजेस इक्वेशन फॉर नॉन होलोमिक। 45 और 47 को ऐड क्यों करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, क्योंकि 45 जो है वो डिपेंडेंट वालों के लिए था और 47 हमारा इंडिपेंडेंट वालों के लिए है। दोनों को टोटल करेंगे तो हमें सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और होलोनोमिक के लिए हमें इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही करेंगे। इसके आगे की राम कहानी जो है समझ तो सकते हैं बट मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है ना, और ये वाली वही चीज है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं आएगा, केवल लाग्रांजेस अनडिटरमाइंड। तो नाउ हमारी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होती है, अब सच्ची वाली कंप्लीट है। अब मैंने सिलेबस नहीं देखा था पहले, अब हम यूनिट थर्ड जो है वो कल से करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।